स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बड़ी और लेटेस्ट अपग्रेडेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में, क्योंकि हम आपके चुन चुन कर एक एक बड़ी खबरें और अहम खबरें लेकर आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि रामविलास पासवान को अंतिम विदाई, राष्ट्रपति कोविंद व पीएम मोदी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। 74 वर्षीय पासवान पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे, जिसके बाद गुरुवार शाम दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी थी। पासवान ने निधन की सूचना के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर है। शुक्रवार सुबह रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर एम्स से दिल्ली स्थित उनके आवास लाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बताया। शनिवार को होगा अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पटना पहुंचा। उनका पार्थिव शरीर पार्टी प्रदेश कार्यालय में अभी रखा जाएगा, जहां उनके समर्थक रोने चाहने वाले उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और बता दें कि शनिवार को रामविलास पासवान का दाह संस्कार पटना के दीघा घाट पर होगा। जी दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। बता दें कि रामविलास के निधन के बाद क्या चिराग बिहार के दलित वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अंततः बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार से पहले उनका निधन हो गया। चिराग पासवान लगातार अपने पिता की बीमारी को लेकर बिहार की जनता को अवगत करा रहे थे और यही स्वीकार कर रहे थे कि खासकर चुनाव के दौरान पिताजी का अस्पताल में रहना काफी खल रहा है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी जनता जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे और वर्तमान में केंद्रीय खाद्य मंत्री भी, और अपनी बीमारी को देखते हुए उन्होंने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान को दे दी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वरिष्ठ दलित नेता के निधन का प्रभाव पड़ेगा। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा एनडीए से बाहर का रास्ता तय कर चुकी है। हालांकि एनडीए की एक पार्टनर भाजपा के प्रति यह सहानुभूति दिखा रही है कि उन परिस्थितियों के अंदर रामविलास पासवान के निधन का क्या असर परिणाम पर पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि रामविलास पासवान के जाने के बाद पासवान जाति के लोग एकजुट होकर लोजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। अगली बड़ी खबर बताने वाले हैं आपको कि चारा घोटाले के केस में लालू को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे लालू। यहाँ दोस्तों, बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला के चाईबासा केस में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में अलग अलग सजा हुई थी। इसमें से 2 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में जमानत लेनी होगी। लालू पर चारा के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजेडी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामले में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है, दुमका केस में जमानत नहीं मिली है। यहाँ दोस्तों बता दें कि 23 दिसंबर 2017 से जेल में है लालू यादव। यहाँ दोस्तों बता दें कि लालू को चारा घोटाला का देवघर ट्रेजेडी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वे जेल में हैं। उन्हें 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई 2018 को उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। इसे बढ़ाकर 14 अगस्त फिर 27 अगस्त 2018 कर दिया गया। कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वे रिम्स में भर्ती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ बता दें आपको अगली बड़ी खबर। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी यादव पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। जी हाँ, कोई पूछताछ नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलवाएगी। गुरुवार को सभी आरोपियों को केंद्रीय कारा भेज दिया गया। एसपी विशाल शर्मा ने केस के आईओ सह केहाट थानाध्यक्ष सुनील कुमार मंडल को मामले से संबंधित सभी साक्ष्य न्यायालय में समर्पित कर चार्जशीट समयानुसार जमा कराने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस कभी भी 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा कर सकती है। बताया कि अपराधियों ने गुनाह कबूल लिया और नामजद अभियुक्तों को बेगुनाह बताया था। अब इस मामले में तेजस्वी, तेजप्रताप समेत अन्य किसी भी नामजद अभिव्यक्ति से किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की जाएगी। वहीं शक्ति मलिक के घर से बरामद किए गए सादा स्टाम्प, सादा चेक समेत अन्य कागजातों की पुलिस के द्वारा बिंदुवार गहन अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, उसके साथ अगली बड़ी खबर है कि पहले चरण में ही जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर, समधिन और दामाद भी हैं मैदान में। जहाँ दोस्तों बता दें कि हम पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा पहले ही चरण के चुनाव में ही दांव पर लगी है। एनडीए के तहत हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें 6 माह पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। पार्टी के सभी वीआईपी प्रत्याशी भी पहले चरण में मैदान में हैं। इनमें एक इमामगंज से जीतन राम मांझी स्वयं मैदान में हैं। वहीं पूर्व मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार टेकारी से लड़ रहे हैं। मांझी की समधिन ज्योति देवी बाराचट्टी से और दामाद देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से लड़ रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इन सभी सीटों पर पहले चरण में ही 28 अक्टूबर को मतदान है। इस तरह देखिए तो पार्टी और पहले मांझी दोनों ही प्रतिष्ठा पहले चरण के चुनाव से जुड़ी है। सिकंदरा और कुटुम्बा में पहले ही चरण में चुनाव है। इसके अलावा पार्टी कस्बा से चुनाव लड़ रही है, जहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव है। हम इससे पहले वर्ष 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। यह उसका दूसरा विधानसभा चुनाव है। पहले चुनाव में पार्टी के सिर्फ एक सीट पर जीत हुई थी, जहां से मांझी खुद मैदान में थे। जहाँ दोस्तों, इस ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। 19 शहरों में 124 केंद्रों पर होगी CHSL की परीक्षा। जी दोस्तों, बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग SSC की संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय भर्ती 2019 CHSL की स्थगित की गई परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 19 शहरों में 124 केंद्र बनाए जाएंगे। SSC ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड न किया है, वो आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र परीक्षा जोन के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व यह परीक्षा 17 से 28 मार्च तक होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से आयोग ने 19 मार्च को परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा में देश भर से 11,06,041 अभ्यर्थी शामिल होने थे। इन 17 से 19 मार्च तक हुई परीक्षा में 2,83,238 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 12 से 21 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षा में 8,29,439 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र को बदलने का विकल्प भी दिया था। यह दोस्तों, बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में 10, 11, 1 से 2 और 4 से 5 के बीच होगी। अगली बड़ी खबर की दुर्गा पूजा को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सूबे में कोई मेला नहीं लगेगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया है। पंडाल का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जा सकता। सामूहिक प्रसाद वितरण पर भी रोक रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ दोस्तों, साथ ही बता दें कि वही दूसरी ओर दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगने से राजधानी की टेंट कारोबारियों को मायूस होना पड़ा है। पूजा पंडाल नहीं बनने से पंडाल व्यवसायियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना होगा। शहर के पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट पंडाल व्यवसाय को काफ़ी आमदनी होती रही है। पूजा पंडाल की तैयारियां पंडाल निर्माता 6 महीने से पहले ही शुरू कर देते थे। इस बार भी पूजा पंडाल व्यवसायी फरवरी और मार्च में ही खरीदारी अपनी पूंजी फंसा चुके थे। इस वर्ष पंडाल नहीं बनने से लगभग 10,000 टेंट पंडाल व्यवसायी को नुकसान उठाना होगा। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसे लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा। चलते हैं, फिर से हम लोग हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।